Hello, friends. Welcome to my YouTube channel. Today, under literary terms, we will discuss personification, pun, and onomatopoeia. First of all, let's take up personification. Personification simply means when non living things or lifeless things or inanimate objects, when they are treated as living beings or they are treated as human beings. Or, in other words, we can say that when human attributes are given to the non-living things, when non-living things are treated as human beings. In simple terms, personification, it is manvikaran. In Hindi we say manvikaran, personification, a figure of speech. जब नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको आप मानवीय गुण प्रदान कर देते हैं, मानव के रूप में, ह्यूमन बीइंग के रूप में या लिविंग बीइंग के रूप में ट्रीट करते हैं, तो उसको ही हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए आप। लेट्स टेक अप a few examples of personification. First, a lie has no legs. A lie has no legs. झूठ के पाँव नहीं होते। अब लेग्स की बात आ गई एक तरफ लाई की बात है। लाई एक आइडिया है, एक विचार है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जबकि उसके हमने लेग्स लगा दिए हैं, पाँव लगा दिए हैं। पाँव किसके होते हैं? लिविंग बीइंग्स के या ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं। और आइडिया के हमने पाँव लगा दिए, इसका मतलब आइडिया को हमने एक ह्यूमन बीइंग मान लिया है, एक लिविंग बीइंग मान लिया है। इसी को हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पाँव नहीं होते। नेक्स्ट, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। ये जॉन ड्राइडन की पोएम की लाइन है। इसमें कहता है वो, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि डेथ जो होती है, मृत्यु जो होती है, वो अपने आइसी हैंड्स, जो बर्फीले हाथ है, यानी क्रूएल। आइसी हैंड्स क्या मतलब है? क्रूएल हैंड्स किंग्स पे भी रख देती है, यानी किंग्स को भी बख्शती नहीं है, किंग्स को भी मरना पड़ता है। तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, यहाँ पे देखिए आप, हिज का यूज किया गया है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, यानी कि डेथ को यहाँ पे पर्सन के रूप में ट्रीट किया गया है, ह्यूमन बीइंग के रूप में ट्रीट किया गया है, इसलिए इसके साथ में पजेसिव प्रोनाउन हिज लगाया है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, और अब हैंड्स की बात होती है। डेथ के हाथ होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन डेथ को ह्यूमन बीइंग की तरह, एक क्रूअल बीइंग की तरह यहाँ ट्रीट किया गया है, इसलिए हम इसका पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, अ फ्यू मोर एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई द आइडिया ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर दरवाजा जरूर खटखटाता है, लेकिन एक बार, बार बार नहीं खटखटाता। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि अपॉर्चुनिटी इज नेवर लॉस्ट, rather it's grabbed by others. Opportunity is never lost, rather it's grabbed by others. यानी कि अवसर कभी खोता नहीं है, अवसर तो दूसरों के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, ग्रैब कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। दरवाजा जिंदगी में एक बार आपको जरूर मौका मिलता है, दरवाजा आपका खटखटाता है, लेकिन वो एक बार खटखटाता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, दरवाजा खटखटाना, नॉकिंग एट द डोर, कौन करता है? वी ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट वी डू, वी नॉक एट द डोर, बट अपॉर्चुनिटी हैज बीन ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग। अपॉर्चुनिटी को हमने ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया यहाँ पे, अवसर को, मौके को, इसलिए ये मानवीकरण है, इसमें पर्सनिफिकेशन है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन।
समय और ज्वार-भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं, ये अपने समय से आते रहते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग का काम कौन करता है? वेट करना तो एक लिविंग बीइंग का, ह्यूमन बीइंग का काम है। लेकिन टाइम और टाइड को हमने लिविंग बीइंग्स के रूप में ट्रीट किया है। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। अब यहाँ पे लाफ्टर को एक फीमेल की तरह ट्रीट किया गया है। Pride goes forth on horseback, grand and gay, but comes back on foot and begs its way. What a beautiful example. Pride या गर्व, घमंड। जो गर्व या घमंड है, जो अभिमान है, प्राइड है, उसको भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है कि जब आप गर्व से भरे हुए होते हैं, इंसान जब गर्व से भरे होता है, तो वो हॉर्स बैक पे चलता है। हॉर्स बैक पे चलना मतलब गर्दन उठा के चलता है, हवा में उड़ता है, जमीन पे पाँव नहीं होते हैं उसके, और बहुत ही ग्रैंड, मैजेस्टिक उसका अपीयरेंस होता है और बहुत हैप्पी नज़र आता है, ग्लैड। लेकिन प्राइड जब वापस लौटता है, तो वो अपने पाँव पे होता है और बेगिंग करता है लोगों से। यानी जब आपका खुमार उतर जाता है, जब आप जीतते हो, तो आप बहुत घमंड में होते हो और जब हार जाते हो, तो आप लोगों से प्रार्थना करने लग जाते हो। साइलेंस hath bound thee with her fatal chain. Silence hath bound thee with her fatal chain. साइलेंस को यहाँ पे एक फीमेल की तरह ट्रीट किया गया है, ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है। Silence has been treated. Silence is what? Silence is an abstract noun, but silence has been treated as a female, as a human being. It has been personified that it bounds you with a fatal chain, with a deathly chain. So these are a few examples of personification, and I hope that you have you are very much clear about this topic, personification. Now let's take up the next topic, that is pun. Next literary term, pun. Pun is basically a word play. It's a figure of speech which involves a play upon words. Means a writer, for the sake of fun, uses pun. Means for the sake of joke or pun or laughter, a writer wittily uses similar sounding words having different meanings. A figure of speech which involves a play upon words, it's a clever, witty form of figurative language which uses the words within a sentence to convey another meaning. The pun is often used in the form of a joke where words can have more than one meaning or words can sound like they mean something else. Pun basically, dear students, इसको हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। जब सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड के दो या दो से अधिक मीनिंग निकले, एक ही शब्द से दो या दो से अधिक मीनिंग निकले, और वो वर्ड ऐसा हो जिसकी या तो साउंड एक जैसी हो या स्पेलिंग भी एक जैसी हो सकती है, और उसके मीनिंग एक से अधिक निकलते हों, और उससे हास्य क्रिएट होता है, लाफ्टर क्रिएट होती है, जोक की तरह यूज किया जाता है। लेकिन इसके जो कॉनोटेशंस होते हैं, जो निहितार्थ होता है, इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो बहुत सीरियस होते हैं। सो लेट्स टेक अप एग्जांपल्स। और विलियम शेक्सपियर इसका बहुत बड़ा चैंपियन है, फैन है पन का, दो इट्स वेरी difficult literary figure of speech to identify. Few examples. First, the tallest building in town is the library. It has thousands of stories. अब यहाँ पे इस लाइन में देखिए, आप गौर फरमाइएगा। The tallest building in town is the library. It has thousands of stories. अब स्टोरीज की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्टोरीज देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, कि स्टोरीज में बिल्डिंग की भी स्टोरी होती है जिसको हम मंजिला कहते हैं। एक मंजिल
स्टोरी होती है और उसकी हालाँकि स्पेलिंग डिफरेंट होती है। मंजिल की जो स्पेलिंग होती है वो होती है STOREY स्टोरी और स्टोरीज़ करते हैं तो आगे आप लास्ट में एस लगा देते हैं स्टोरीज़। लेकिन लाइब्रेरी की जहाँ तक बात है, लाइब्रेरी में बुक्स होती है, तो बुक्स के अंदर स्टोरीज़ होती है, बिल्कुल होती है। उसकी स्पेलिंग STORIES होती है। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग पे ना जा कर के सिमिलर साउंडिंग वर्ड पे जा रहे हैं, वो है स्टोरीज़। स्टोरीज़ एक तरफ बिल्डिंग की स्टोरीज़ की बात हो रही है और वही स्टोरीज़ की बात लाइब्रेरी में रखी बुक्स की भी बात हो रही है, कि इसके अंदर थाउज़ेंड्स ऑफ स्टोरीज़ हैं या फिर इस बिल्डिंग की थाउज़ेंड्स ऑफ स्टोरीज़ हैं। यानी कि एक वर्ड से 2 मीनिंग निकल रहे हैं। इसी को पन कहते हैं डीएस और यही पहचानना होता है। इसके लिए बहुत ही आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए लैंग्वेज की। इसमें आपने देखा a pun on the difference between stories in books and stories that is floors in a building. Next example. Why do amphibians take the bus? Because the cars are always getting towed. अब देखिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो थल और जलचर जिसको बोलते हैं, जो धरती पे भी रह सकते हैं और पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो ये एम्फीबियंस है वो बस में क्यों चलते हैं? बिकॉज देयर कार्स आर ऑलवेज गेटिंग टोड, क्योंकि उनकी कार है वो क्या बन जाती है? टॉड बन जाती है। टॉड का मतलब क्या होता है? एक फ्रॉग, फ्रॉग होता है। यानी कार को यहाँ पे फ्रॉग कह दिया है कि वो फ्रॉग हो जाती है। यानी कि और टॉड, TOWED दूसरा वर्ड टॉड होता है। टॉ की जाती कार, जब आप मान लीजिए कार खराब हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो आप दूसरी गाड़ी के उसको टॉ करके ले जाते हैं। तो टॉड एक तरफ आपका फ्रॉग है, दूसरा टॉड गाड़ी को ले जाते हो आप। तो वो फ्रॉग की तरह चलती है। बिल्कुल, दूसरा एस्पेक्ट देखते हो आप। टॉड फ्रॉग जैसे जंप करता हुआ चलता है, वैसे ही कार जब चलती है, मान लो टॉ की हुई है, मुँह ऊपर उठाया हुआ है आगे आगे से और वो टॉड की तरह चलती है। द टॉड, टॉड सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है और उसी सिचुएशन में एक वर्ड 2 मीनिंग के रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, सॉरी ही गलत लिख दिया यहाँ पे। हर कैट, हर HER हर है, इसको हर कर लीजिएगा। Her cat is near the computer to keep an eye on the mouse. अब माउस वर्ड यहाँ पे देखिए, माउस एक तो रैट होता है, चूहा, और दूसरा माउस कंप्यूटर का भी माउस होता है ना? बिल्कुल। हर कैट इज नियर द कंप्यूटर, कैट कंप्यूटर के पास में बैठी है। टू कीप एन आई ऑन द माउस, कि माउस पे नजर रखे हुए है। तो माउस एक जो कि कैट का शिकार होता है और दूसरा यहाँ माउस का मतलब है कंप्यूटर की एक जो डिवाइस होती है उसको भी माउस कहते हैं। तो माउस का के 2 मीनिंग निकल रहे हैं यहाँ पे। एक तो कैट का शिकार और दूसरा कंप्यूटर की डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट है, डेनियल इज अ रिवर इन इजिप्ट। इजिप्ट में डेनियल एक रिवर है और डेनियल एक व्यक्ति का नाम भी है। डेनियल इज अ रिवर इन इजिप्ट और डेनियल इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट, टेक माय वाइफ प्लीज। ये बड़ा फनी और ह्यूमरस यूज है सेंटेंस में। टेक माय वाइफ प्लीज। अब यहाँ पे देखिए 2 मीनिंग निकल सकते हैं इसके। टेक माय वाइफ प्लीज यानी कि आप जब चीज अपनी वाइफ को कोई चीज ऑफर करते हो, आप कहते हो टेक माय वाइफ प्लीज, कृपया मेरी बीवी ये लीजिए। दूसरा, आप किसी व्यक्ति को कहते हो टेक माय वाइफ प्लीज, मेरी वाइफ को ले जाइए साथ में। ये 2 मीनिंग निकल रहे हैं इसके। I hope that it has been cleared. Next is your onomatopoeia. Onomatopoeia भी बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस है ये। इसमें होता क्या है डियर्स, कि जो रियल साउंड क्रिएट होती है किसी भी चीज से, वो लिविंग बींग से हो सकती है, नॉन लिविंग बींग से हो सकती है, जो रियल साउंड क्रिएट होती है वही साउंड वाले वर्ड्स जब सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, उन वर्ड्स की जो साउंड होती है, उन वर्ड्स का जो उच्चारण होता है या प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वो इमिटेट करता है या फॉलो करता है या मिमिक करता है जो एक्चुअल साउंड क्रिएटेड बाय द लिविंग बीइंग्स और द थिंग्स।
डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच द साउंड रिफ्लेक्ट्स द सेंस। बिल्कुल, साउंड होती है जो सेंस को रिफ्लेक्ट करती है, जो मीनिंग को रिफ्लेक्ट करती है। In other words, we can say it's a word which mimics the sound it represents, or a word which imitates the natural sounds of a thing. Yes. ऐसा शब्द जो कि किसी चीज की नेचुरल साउंड होती है उसको इमिटेट करता हो, हूबहू वैसी ही उसकी आवाज निकलती हो। जैसे मान लीजिए आप कहते हो म्याऊ म्याऊ म्याऊ, किसकी साउंड है? कैट की साउंड। कैट ऐसे ही निकालती साउंड, और इसकी स्पेलिंग भी क्या होती है? MEA ओ, म्याऊ म्याऊ, बू वो, बू वो, बू वो, बू वो, बू वो, किसकी साउंड है? डॉग की साउंड है। तो डॉग की साउंड बू वो भी है, और बू वो भी वर्ड होता है, और वही साउंड कुत्ता निकाल देता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ह्यूमरस फनी काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस है। एग्जांपल्स देखिए। द बजिंग बी, द बजिंग बी फ्लू अवे। देखिए आप, बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, या मक्खियाँ जो होती है, वो जब भिनभिनाती है तो उनकी आवाज़ आती है, बज़ बज़ बज़। बज़िंग साउंड जो है, वो उनकी जो नेचुरल साउंड है, आवाज़ जो क्रिएट करते हैं, उसको इमिटेट करता है ये वर्ड, बजिंग वर्ड। नेक्स्ट देखिए। द सैक फेल इनटू द रिवर विद अ स्प्लैश। सैक जो होता है, बोरा जो होता है, वो नदी में, जब मान लीजिए आप कोई चीज़, बड़ी चीज़, भारी चीज़ कोई पानी में डालते हो, तो साउंड कैसे आती है? पानी कैसे बोलता है? स्प्लैश, स्प्लैश। तो स्प्लैश जो वर्ड है, वो पानी में कोई चीज़ गिरती है, उसकी साउंड से मैच करता है। स्प्लैश, स्प्लैश। नेक्स्ट देखिए। द रस्टलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक। ससराट, जब लीव्स हवा से आपस में टकराती है, तो उनकी आवाज़ जो निकलती है, वो रसलिंग वो निकलती है, रसलिंग। रसल, रसल, रसल करती है वो, यानी कि रसलिंग साउंड है। जो ससराहट की आवाज़ आती है, वो आवाज़ इस रसलिंग वर्ड जो है उसको इमिटेट करता है। नेक्स्ट है, आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड इन द मॉर्निंग, डिंग डोंग द बेल्स आर गोना चाइम। बिल्कुल, जो बेल्स होती है उनकी आवाज़ डिंग डोंग, चाइम चाइम, चाइमिंग, डिंग डोंग, ये क्या है? ये एग्ज़ाम्पल्स है, बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स है अपने ओनोमेटोपोइया के। फिर द जिंगलिंग ऑफ बेल्स, जब बेल्स बहुत बजती है तो टंग नंग टंग नंग 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 टंग नंग 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 जिंग जिंग जिंगल 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 बेल्स, जिंगल बेल्स। जिंगलिंग साउंड आती है जब आपस में मिलती है, टकराती है। तो जिंगलिंग वर्ड है वो कैसा है? ओनोमेटोपिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपको सेंटेंस में से उन वर्ड्स को भली भांति आइडेंटिफाई करना है, जिनकी साउंड, जिनका जिनको आप उच्चारित करते हो या प्रोनाउंस करते हो, तो उनका प्रोनंसिएशन जो है वो मैच करना चाहिए, जो इमिटेट करे रियल जो साउंड निकलती हो। किसी मान लीजिए वो बर्ड से हो सकती है, एनिमल से हो सकती है, ह्यूमन बीइंग से हो सकती है, या किसी नॉन लिविंग थिंग से जो साउंड निकलती है, वो साउंड उस वर्ड से मैच करे। बस इतना सा आपको समझना है, ओनोमेटोपिया वही होता है। अब आप देखिए और एग्जांपल्स है अपने पास। द हिसिंग ऑफ द स्नेक फ्राइटन्ड मी। जब स्नेक फुफकारता है, जब आप स्नेक के पास से निकलते हो तो स्नेक फुफकारता है, तो उसकी साउंड कैसे निकलती है? हिस 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 हिस। तो ये वर्ड भी हिस है, हिस है, हिस वर्ड है। हिस वर्ड को आप प्रोनाउंस करते हैं हिस, और ऐसे ही स्नेक साउंड निकालता है हिस। ये आपस में एक दूसरे को इमिटेट करता है, मैच कर रहा है। हिस वर्ड हिसिंग साउंड को इमिटेट कर रहा है, यहाँ पे मिमिक कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है? ओनोमेटोपिया है। Over the cobbles he clattered and clashed in the dark yard. He tapped with his whip on the shutters, but all was locked and barred. अब देखिए आप, he clattered, clattering sound, जब आप मान लीजिए चलते हैं, चप्पल पहनी हुई है आपने, चप्पल पहनी हुई है, चप्पल पहनते हैं तो आपकी पीछे की एड़ी जो होती है, तो चप्पल की एड़ी जब आपकी चप्पल की जो एड़ी होती है वो आपके पाँव की एड़ी में लगता है ऊपर, पीछे का जो पीछे का हिस्सा है वो लगता है चलते हो तो।
तो कैसी आवाज़ करती है? पट, 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 पट। तो क्लैटरिंग साउंड, क्लैटर्ड, क्लैश्ड इन द डार्क इन यार्ड, कि वो इन के अंदर आया और ही टैप्ड विद हिज व्हिप, और अपने जो व्हिप था उसके पास में, जो कोड़ा था, उससे उसने क्या किया, शटर को बजाया। टप, 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 टप। टैपिंग साउंड होती है जब आप किसी को किसी चीज़ से मारते हो तो टैपिंग साउंड। तो टैपिंग यहाँ पे वर्ड क्या है अपने आप में, ओनोमेटोपोइया है शटर को। बट ऑल वाज़ लॉक्ड एंड बार्ड, लेकिन हर चीज़ वहाँ पे बंद थी, बार्ड थी। जैसे आप टिप टिप साउंड है, टिप टिप ऑफ द रेन ड्रॉप्स, जब रेन ड्रॉप्स रूफ टॉप्स पे गिरती है तो उनकी साउंड कैसी आती है, टिप टॉप टिप टॉप टिप 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 टिप। ये क्या है? ये भी ओनोमेटोपोइया है। वैसे ही आप वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक है, क्लॉक की जब साउंड होती है तो वो कैसी निकलती है, टिक 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 टिक। और वर्ड भी क्या है उसके लिए यूज, टिक 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 टिक। तो वो ओनोमेटोपोइया है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वैसे ही आप मान लीजिए देखते हैं बैंगिंग, बैंगिंग द डोर। तो बैंगिंग, आप बैंग करते हो किसी को, मारते हो, तो वो भी बैंगिंग, वो भी अपने आप में ओनोमेटोपोइया है, बिल्कुल। अब आप देखिए नेक्स्ट है, एरियल कहती है, हाक हाक, लिसन लिसन, सुनो सुनो, बाऊ बाऊ, बाऊ बाऊ, बाऊ बाऊ, द वॉच डॉग्स बार्क। अब डॉग, मैंने ये आपको एग्जांपल पहले ही दिया था कि डॉग जब बार्क करता है तो उसकी आवाज निकलती है, बाऊ बाऊ, बाऊ बाऊ, बाऊ बाऊ। तो बाऊ बाऊ क्या है? ये ओनोमेटोपोइया है। So it's a word that phonetically mimics or resembles the sound of the thing it describes. इस सिंपल टर्म्स में आपको डिफाइन कर दिया गया है ओनोमेटोपोइया का। तो इसी के साथ ये आज का चैप्टर यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।